नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो अवनीश द्विवेदी के एक भाषण पर आधारित है और ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि परेशान करने वाले फ्रॉड के बारे में है, जिसे आर्मी ऑफिसर स्कैम कहा जाता है। मतलब एक ऐसी धोखाधड़ी जिसमें कोई ठग सेना का अधिकारी बनकर लोगों को अपना निशाना बनाता है। तो आज हमारा मिशन इस पूरे मामले की तह तक जाना है। सिर्फ ये नहीं कि ये होता कैसे है, बल्कि ये काम क्यों करता है, ये ठग हमारी कौन सी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और सबसे जरूरी, हम सब इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। और ये परतें खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर में ये बहुत सीधा साधा लगता है कि कोई झूठ बोलकर पैसे ले लेता है। लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो आपको मनोविज्ञान, समाज और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल नजर आता है। बिल्कुल। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं इस भाषण को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि आर्मी ऑफिसर ही क्यों? मतलब ठग डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन होने का नाटक क्यों नहीं करते? सेना की वर्दी में ऐसी क्या खास बात है? ये इस पूरे स्कैम की नींव है। देखिए, ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। हमारे दिमाग को ना शॉर्टकट लेने की आदत होती है। जब हम वर्दी देखते हैं या कोई बड़ा पद जैसे डॉक्टर का सफेद कोट या सेना की वर्दी, तो हमारा दिमाग सवाल करना बंद कर देता है और भरोसा करने लगता है। ठग ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी का टैग भरोसे का सबसे तेज और सबसे पक्का शॉर्टकट है। इस पर कोई शक नहीं करेगा। मतलब उनकी आधी लड़ाई तो प्रोफाइल का नाम रखने से ही जीत ली जाती है। और भाषण में बताया गया है कि ये लोग सिर्फ नाम का इस्तेमाल नहीं करते, उनका काम करने का एक पूरा पैटर्न है। जैसे वो हमेशा ये दावा करते हैं कि उनकी पोस्टिंग किसी बहुत दूर जगह पर है, अक्सर विदेश में। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके दो बड़े मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, दूरी एक रहस्य बनाती है और साथ ही वेरिफिकेशन को नामुमकिन कर देती है। वेरिफिकेशन को नामुमकिन कर देती है। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं दिल्ली में पोस्टेड हूं तो आप कह सकती हैं चलो मिलते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि मैं सीरिया में यूएन पीस कीपिंग मिशन पर हूं तो आप मिल नहीं सकती। इससे ठग को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण ज्यादा शातिर है। दूर की पोस्टिंग, खासकर किसी मुश्किल जगह पर, सहानुभूति पैदा करती है। अरे बेचारा देश के लिए इतनी दूर, इतनी मुश्किल जगह पर है। ये सहानुभूति बाद में एक भावनात्मक रिश्ते की नींव बनती है। फिर वो दोस्ती या प्यार का नाटक शुरू करते हैं और यहीं से ये एक साधारण फ्रॉड से बढ़कर एक भावनात्मक जाल बन जाता है। तो मतलब तीन चीजें एक साथ काम कर रही हैं। पहले वर्दी से मिला भरोसा, दूसरा दूर की पोस्टिंग से मिली सहानुभूति और सुरक्षा, और तीसरा दोस्ती या रोमांस का वो इमोशनल हुक। बिल्कुल, ये एक तिकड़ी है। ट्रस्ट, आइसोलेशन एंड इमोशन, विश्वास, अकेलापन और भावना। जब ये तीनों चीजें एक साथ किसी पर असर डालती हैं तो इंसान का जो तार्किक दिमाग है, जो खतरे को पहचानता है, वो काम करना बंद कर देता है। वो एक तरह की भावनात्मक धुंध में चला जाता है और ठग इसी पल का इंतजार करते हैं। और इसी धुंध में लोग वो गलतियां कर बैठते हैं जिनका जिक्र भाषण में है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे खटकती है। आज के जमाने में जब हम सबको पता है कि अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग इस जाल में फंस कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ भोलापन है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भोलापन नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव है। हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, यह हमारे अंदर बसा हुआ है। अब आप सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर जो देश की रक्षा कर रहा है, वो आपसे मदद मांगता है। आपका पहला रिएक्शन शक करना नहीं होगा, बल्कि मदद करना होगा। ठग इसी मदद करने की चाहत को हथियार बनाते हैं। वो आपको सोचने का वक्त ही नहीं देते। मतलब वो एक अर्जेंसी, एक आपात स्थिति बनाते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे अगले महीने पैसे चाहिए। वो हमेशा कहेंगे मुझे अभी इसी घंटे पैसे चाहिए, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, मैं अस्पताल में हूं या मेरी माँ की तबीयत खराब है। ये अर्जेंसी आपके दिमाग को तर्क पर हावी होने से रोकती है। आप विश्लेषण नहीं कर पाते, आप सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भोलापन नहीं है? नहीं, ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक हमला है जिसका सामना करने के लिए हमारा दिमाग तैयार नहीं होता। भाषण में लेफ्टिनेंट राहुल का एक असली उदाहरण दिया गया है। वो इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल साफ कर देता है। एक व्यक्ति को फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है,
प्रोफाइल पर वर्दी में एक हैंडसम लड़के की तस्वीर है। नाम है लेफ्टिनेंट राहुल, इंडियन आर्मी। यहीं से पहला हुक लग गया। उस व्यक्ति ने शायद गर्व महसूस किया होगा कि एक सेना का अधिकारी उससे जुड़ना चाहता है। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बिल्कुल। फिर बातचीत शुरू होती है। राहुल बताता है कि वो विदेश में तैनात है, देश को बहुत याद करता है, अकेला महसूस करता है। यहाँ दूसरा हुक, सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव लग जाता है। कुछ हफ्तों की बातचीत में वो एक अच्छा दोस्त बन जाता है। और ये बातचीत बहुत सामान्य होती है। आपके दिन के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में। वो आपको ये महसूस कराते हैं कि वो आपकी जिंदगी में सच में दिलचस्पी रखते हैं। ये विश्वास को और गहरा करता है। और फिर एक दिन अचानक आधी रात को मैसेज आता है। राहुल कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन इंटरनेशनल लोकेशन की वजह से वो अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहा। वो वादा करता है कि सुबह होते ही सारे पैसे लौटा देगा और यहीं पे वो व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर देता है। और खेल खत्म। ये उदाहरण दिखाता है कि ये स्कैम एक झटके में नहीं होता। ये एक धीमी प्रक्रिया है। ठग हफ्तों या महीनों तक धीरज के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, भरोसा पैदा करते हैं और फिर सही समय पर हमला करते हैं। जब तक पीड़ित को पैसे भेजने के लिए कहा जाता है, तब तक वो उसे एक अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि एक दोस्त मानने लगता है जो मुश्किल में है। और इसके जो परिणाम होते हैं वो सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। भाषण में पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट के खतरे पर बहुत जोर दिया गया है। ये क्या होता है और ये पैसों के नुकसान से ज्यादा खतरनाक क्यों है? देखिए, पैसे खोना एक बार का नुकसान है। ये बहुत दुखद है, लेकिन ये वहीं खत्म हो जाता है। पहचान की चोरी एक ऐसा जख्म है जो रीसता रहता है। सोचिए, आपने पैसे भेजने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स, शायद अपना पैन या आधार नंबर भी उस ठग को दिया। अब उस जानकारी का इस्तेमाल करके वो आपके नाम पर लोन ले सकता है, क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। बाप रे। मतलब हो सकता है आपको महीनों या सालों बाद पता चले कि आपके नाम पे कहीं कोई कर्ज चल रहा है जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। बिल्कुल। और फिर आप ये साबित करते रहिए कि वो आपने नहीं किया। ये एक कानूनी और मानसिक दुष्स्वप्न है। आपका क्रेडिट स्कोर बर्बाद हो जाता है, आपको बैंकों से नोटिस आने लगते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिरदर्द है जो एक बार शुरू हो गया तो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए पैसों से ज्यादा आपकी निजी जानकारी कीमती है। तो ये सब सुनने के बाद तो डर लगना लाजमी है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम करें क्या? इस सबसे बचने के नियम क्या हैं? भाषण में कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम बताए गए हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके बहुत आसान हैं, बस उन्हें आदत में डालना होता है। पहला नियम तो यही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी पैसे ना भेजें जिसे आप सिर्फ ऑनलाइन मिली हो। कहानी चाहे कितनी भी इमोशनल क्यों ना हो, ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना है। ये सबसे जरूरी नियम है। इसे मैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी कहता हूँ। जब तक आप किसी से असल जिंदगी में मिल न लें, उस पर वित्तीय मामलों में 0% भरोसा करें। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में यही सबसे सुरक्षित तरीका है। दूसरा नियम है, सोशल मीडिया पर किसी भी संदिग्ध प्रोफाइल की जांच करें। सिर्फ तस्वीर और नाम पर ना जाएं, उसकी फ्रेंड लिस्ट देखें, उसकी पुरानी पोस्ट्स देखें। अगर प्रोफाइल कुछ हफ्ते पुरानी है, दोस्त बहुत कम है या सारी तस्वीरें एक ही दिन पोस्ट की गई हैं, तो ये खतरे की घंटी है। इसे थोड़ी जासूसी कह सकते हैं। रिवर्स इमेज सर्च एक बहुत अच्छा टूल है। आप प्रोफाइल पिक्चर को गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि कहीं वो तस्वीर किसी और की तो नहीं है। अक्सर ये ठग किसी और के सोशल मीडिया से तस्वीरें चुराते हैं। और तीसरा और सबसे अहम नियम जो आपने अभी बताया, कभी भी अपनी निजी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड, पैन नंबर, ये सब किसी से भी फोन या मैसेज पर साझा न करें। कोई भी असली बैंक या सरकारी संस्था आपसे ये जानकारी इस तरह कभी नहीं मांगेगी। हाँ, इसे एक मंत्र की तरह याद रखना चाहिए। OTP और पासवर्ड आपके डिजिटल घर की चाबी हैं। आप अपने घर की चाबी किसी अजनबी को नहीं देते, तो डिजिटल चाबी क्यों दें? ये नियम सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ठग आपको ऐसी भावनात्मक स्थिति में डाल देते हैं जहां ये सब याद नहीं रहता। इसीलिए सबसे अच्छा बचाव है पहले से लिया गया फैसला। आप आज ही ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑनलाइन मिले किसी व्यक्ति को पैसे नहीं भेजूंगी। जब आप ये फैसला ठंडे दिमाग से कर लेते हैं, तो उस भावनात्मक दबाव के क्षण में आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका जवाब पहले से तैयार होता है, नहीं। ये एक मानसिक फायरवॉल की तरह काम करता है। और एक बहुत जरूरी बात जो भाषण में बताई गई है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या होने की कोशिश भी होती है,
तो चुप ना बैठें, तुरंत रिपोर्ट करें। हेल्पलाइन नंबर है 1930 और वेबसाइट है cybercrime.gov.in। रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? रिपोर्ट करना 2 कारणों से बहुत जरूरी है। पहला, कई बार लोग शर्मिंदगी के कारण रिपोर्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि गलती आपकी नहीं, ठग की है। आप एक अपराध के शिकार हुए हैं। रिपोर्ट करके आप उस शर्मिंदगी के चक्र को तोड़ते हैं। दूसरा, जब आप रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस और साइबर सेल को इन ठगों के पैटर्न का पता चलता है। वो नंबर्स, बैंक अकाउंट्स और प्रोफाइल्स को ट्रैक कर पाते हैं। आपकी एक रिपोर्ट शायद 100 और लोगों को ठगे जाने से बचा सकती है। ये बात पूरी चर्चा को एक व्यक्तिगत सुरक्षा के मुद्दे से उठाकर एक सामाजिक जिम्मेदारी तक ले जाती है। भाषण का अंत भी इसी संदेश के साथ होता है, जागरूक समाज ही सुरक्षित समाज है। बिल्कुल, ये सिर्फ मेरी सुरक्षा का मामला नहीं है, ये हमारी सुरक्षा का मामला है। हम सब एक डिजिटल समाज में रहते हैं और इस समाज में जानकारी साझा करना हमारा कर्तव्य है। हमें इस तरह की बातें अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ और खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ करनी चाहिए। हाँ, बुजुर्ग लोग अक्सर ज्यादा भरोसा करते हैं और तकनीक से उतने परिचित नहीं होते। वो इसका आसान निशाना बन सकते हैं। सही बात है। उनके लिए वर्दी का सम्मान और भी ज्यादा होता है। उनसे बात करना बहुत जरूरी है और बात करने का तरीका भी सही होना चाहिए। उन्हें डांटना या लेक्चर देना नहीं है, बल्कि प्यार से एक कहानी की तरह समझाना है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भरोसे का फायदा उठाते हैं और हमें बस थोड़ा सावधान रहना है। एक छोटी सी बातचीत उन्हें एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। कैसे काम करता है? ठग विश्वास, सहानुभूति और अर्जेंसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लोग क्यों इसके शिकार बनते हैं? और सबसे जरूरी, इससे बचने के सरल नियम क्या हैं? आज की चर्चा का सार यही है कि डिजिटल दुनिया में हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। ये ठग हमारी सबसे अच्छी भावनाओं, सम्मान, दया और मदद करने की इच्छा के खिलाफ खेलते हैं। इसलिए बचाव का सबसे बड़ा हथियार है तर्क को भावनाओं पर हावी होने देना। जब भी कोई ऑनलाइन आपसे पैसे की मांग करे तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या इस कहानी में कुछ भी अजीब लग रहा है? वो एक पल का ठहराव ही आपका सबसे बड़ा कवच बन सकता है। और ये चर्चा हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ के जाती है। हम सब जानते हैं कि इस तरह की जानकारी फैलाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। सोचिए, आपके अपने परिवार या दोस्तों के सर्कल में ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा भोला है या सबसे ज्यादा अकेला है, या जो किसी वर्दी वाले पर आंख बंद करके भरोसा कर लेगा? शायद कोई बुजुर्ग रिश्तेदार या कोई दोस्त जो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। असली चुनौती ये नहीं है कि हम जानते हैं, असली चुनौती ये है कि हम उन तक ये जानकारी बहुत देर होने से पहले कैसे पहुंचाते हैं।